नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार जीके विद एसआर सर में। साथियों, आप सभी के सहयोग से आज हमारे चैनल पर 1 के सब्सक्राइबर पूर्ण हो गए साथियों, और इसी के साथ में हमारा चैनल भी मोनेटाइज हो गया है। साथियों, आपको भी बहुत बहुत बधाई। अपनी जो फैमिली है वो निरंतर बढ़ती जा रही है। जो हमने फ्री एजुकेशन का जो बीड़ा उठाया है आप लोगों के लिए, वो निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। और एक दिन मैं अकेला चला था और आज कारवां बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए जीवन में अकेले चलने का जब भी आपको मौका मिले तो कभी भी घबराना नहीं है। जीवन में आपने वो कहावत सुनी होगी कि शिखर, शमशान और इन्हीं जगह पर इंसान क्या जाता है, अकेला ही जाता है। अगर आप आगे बढ़ते हो तो आपको अकेला ही चलना पड़ेगा। लोग तो आपकी सफलता के बाद में आपके साथ में जुड़ते हैं, क्योंकि लोगों का क्या काम है, आपको गिराने का काम है। इसी कोटेशन के साथ में शुरुआत करते हैं हम राजस्थान ज्योग्राफी की। और राजस्थान ज्योग्राफी में हम पढ़ रहे थे क्या, राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे साथियों। राजस्थान के भौतिक प्रदेश में हम क्या पढ़ रहे थे, थार के मरुस्थल मरुस्थल पढ़ रहे थे, और मरुस्थल को हमने समाप्त कर दिया था साथियों। आज के क्लास में हम जानेंगे दक्षिणी पूर्वी पठार के बारे में, कि दक्षिणी पूर्वी पठार का निर्माण कब हुआ, विस्तार किसका है, ये यहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाती है, कौन सी चट्टानें पाई जाती है, और कौन सी इसकी मुख्य विशेषताएं हैं, इनके बारे में हम आज की क्लास में विस्तृत तौर पे जानेंगे साथियों। लेकिन पहले हम क्या कर लेते हैं, थार के मरुस्थल का अध्ययन कर लेते हैं कि कल की क्लास में जो हमने पढ़ा उसमें क्या क्या हमने पढ़ा था साथियों। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि भाई रेत के टीले कैसे बनते हैं। रेत के टीले कैसे बनते हैं, कि रेत के टीले बनते हैं कि हवाओं की गति क्या होनी चाहिए, तेज होनी चाहिए। उसके बाद में क्या, कि रेत की मात्रा क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। और जब रेत हवा के माध्यम से उड़ रही हो उस समय उसके रास्ते में क्या आना चाहिए, अवरोध आना चाहिए, तभी क्या बनते हैं, रेत के टीले बनते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि रेत के टीलों के प्रकार कितने हैं। रेत के टीलों के प्रकार कितने हैं, रेत के टीलों के प्रकार है 8। कितने प्रकार है, 8। और वो 8 कौन से थे, हमने क्रम से सारे के सारे पढ़े थे, जिसमें हमने सबसे पहले बात करी थी अनुदैर्घ्य रेत के टीले के बारे में। किसके बारे में, अनुदैर्घ्य रेत के टीले के बारे में, कि वो कैसा है कि भाई ऐसा रेत का टीला जो हवा की बहाव के क्या हो, समानांतर हो, वो क्या कहलाता है, अनुदैर्घ्य रेत का टीला। अगर हम बात करें कि उसके अन्य नाम क्या क्या था, कि रेखीय, तलवार सादृश्य, पौनानुवर्ती, पौनानुमुखी, सीप, ये किसके नाम थे, ये थे अनुदैर्घ्य रेत के टीले के नाम थे। और हमने बात करी थी कि भाई इसमें कौन सी स्थलाकृतियां पाई जाती है, जिसमें क्या क्या पाया जाता है, एक तो रेत कटक जिसे हम क्या बोलते हैं, अलग स्तूप भी बोलते हैं। और क्या गुजरता है इसके अंदर से, कारवा मार्ग गुजरता है, और गुजरता है इसके अंदर से घासी। अगर हम बात करें कि भाई घासी क्या है, कि जो हवाओं के माध्यम से जो बीच में कठोर भाग उत्पन्न हो जाता है ना, उस कठोर भाग के माध्यम से क्या निकलता है, वहां से क्या निकलता है, अंदर से ऊंट, जो कि वहां पर ऊंटों का काफिला निकलता है उसके अंदर से। क्योंकि आपको पता है रेत में लोगों में चलने में क्या होती है, परेशानी होती है। तो उसको मध्य से जो गुजरता है उसे क्या कहते हैं, हम कारवा मार्ग कहते हैं, और उसको क्या कहते हैं, घासी कहते हैं। क्या कहते हैं, घासी कहते हैं। उसके बाद में हमने बात करी थी अनुप्रस्थ के बारे में। क्या अनुप्रस्थ क्या है, कि अनुप्रस्थ हवाओं के समकोण पर बढ़ने वाला रेत का टीला। क्या है, हवाओं के समकोण पर बढ़ने वाला रेत का टीला। ये किसका छोटा रूप है, ये बरखान का छोटा रूप है। किसका छोटा रूप है, ये बरखान का छोटा रूप। उसके बाद में हमने बात करी थी बरखान के बारे में, कि बरखान क्या है, कि ये अनुप्रस्थ का बड़ा रूप है। किसका बड़ा रूप है, अनुप्रस्थ का बड़ा रूप है। कि इसकी चौड़ाई कितनी है, कि 100 से लेकर 200 मीटर इसकी चौड़ाई है। ऊंचाई कितनी है, 10 से लेकर 20 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। उसके बाद में हमने बात करी थी कि ये सर्वाधिक विनाशकारी है, सर्वाधिक गतिशील है। क्या है, सर्वाधिक गतिशील है। इसके लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, कि चूरू का भालेरी क्षेत्र प्रसिद्ध है, फलोदी प्रसिद्ध है, और कि जैसलमेर क्षेत्र प्रसिद्ध है। किसके लिए, बरखान या बरछान के लिए। अब ध्यान रखना है कि हम बात करेंगे भाई कोई का घर है, कहीं कहां पे घर है, कि मरुस्थल में घर है, और मरुस्थल में अगर रात में अगर बरछान का टीला अगर वो स्थानांतरित होता है अपनी एक जगह से दूसरी जगह पर, तो वो किसी की घर को भी क्या कर सकता है, दबा सकता है। मतलब उनको पूरा का पूरे को अपने अंदर समा सकता है। और ये कैसा होता है, ये अर्ध चंद्राकार होता है। कैसा होता है, अर्ध चंद्राकार होता है। उसके बाद में हमने बात करी तारा स्तूप की। तारा स्तूप क्या होता है, कि ऐसा रेत का टीला जो हवाओं की दिशा की ओर उसके बहुत सारे मुंह निकले हुए हो, मतलब उसके अनेकों भुजाएं हो, तो वो क्या कहलाता है, तारा स्तूप कहलाता है। इसके बाद में हमने बात करी थी पैराबोलिक की, कि पैराबोलिक किसके किनारा बनता है, कि जो मरुस्थल में बड़ी वनस्पतियां पाई जाती है ना, उसके किनारों पर जो रेत के टीले बनते हैं उसे क्या कहते हैं, हम पैराबोलिक कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक कौन से रेत के टीले पाए जाते हैं,
पैराबोलिक पाए जाते हैं। इसके बाद में हमने किसके बारे में बात करी थी, सब्र काफिज के बारे में। सब्र काफिज में कौन सी आ जाती है, छोटी जो वनस्पति है उसके जो किनारे बनते हैं उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं सब्र काफिज कहते हैं। इसके बाद में हमने बात करी थी नेटवर्क की, कि अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य को जोड़ने का जो कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम नेटवर्क। और उसके बाद में अवरोधी, के जितने भी जो पहाड़, चट्टान, पठार, इनके अवरोध से जो भी बनते हैं उसे क्या कहते हैं हम, अवरोधी रेत का टीला कहते हैं। ये 8 प्रकार हमने पढ़े थे साथियों। इसके बाद में हमने बात करी थी किसके, जो मरुस्थल से संबंधित प्रोग्राम है उसके बारे में बात करी। तो सबसे पहले हमने किसके बारे में बात करी थी, काजरी के बारे में बात करी थी। काजरी की फुल फॉर्म क्या है, कि भाई सेंटर एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे हम क्या कहते हैं, कि भाई केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। किसके सहयोग से हुई थी, कि भाई यूएसए और यूनेस्को के सहयोग से हुई थी। उसके बाद में हमने बात करी थी कि भाई जो काजरी है इसका कार्य क्या है, कि मरुस्थलीकरण के जो मरुस्थलीकरण होता है उसको रोकने का कार्य करती है। किसको, मरुस्थलीकरण को रोकने का कार्य करती है। इसके बाद में हमने बात करी थी आफ्री के बारे में। आफ्री क्या है, कि एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1985 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्य काम क्या था, उद्देश्य, कि इसका उद्देश्य था कि जो मरुस्थल है वहां पर ऐसी वनस्पति लगाना जो सूखा सहन कर सके। क्या कर सके, सूखा सहन कर सके। इसके बारे में हमने बात करी थी। इसके बाद में हमने मरु विकास, उससे पहले हमने बात करी थी सूखा संभावित क्षेत्र के बारे में, कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1974-75 में हुई थी। इसका बजट कितना है, कि भाई 75 केंद्र का और 25 राज्य का है। यह पूर्णतः प्रोग्राम किसका है, यह पूर्णतः केंद्र सरकार का प्रोग्राम है। यह राजस्थान के 11 जिलों के 32 विकास खंडों में चलाया जा रहा प्रोग्राम। इसके बाद में हमने मरु विकास कार्यक्रम के बारे में बात करी थी। मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, कि 1977 से लेकर 78 के मध्य इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें भी बजट कितना है, केंद्र का 75% और राज्य का 25% बजट है। कितना है, राज्य का 25% बजट है। इसमें कितने जिले शामिल किए गए थे, इसमें 16 जिले और 85 विकास खंडों में इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। इसके बाद में हमने पढ़ा था कि भाई क्षेत्रफल कितना है मरुस्थल का, कौन सी जलवायु पाई जाती है, वनस्पति कौन सी है, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी कल की क्लास में। और आज हम नया भौतिक प्रदेश की शुरुआत कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। क्या नाम है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। हम पढ़ाएंगे सबसे पहले कि इसका निर्माण कब हुआ था, ये किसका विस्तार है, यहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाती है, कौन सी चट्टानें पाई जाती है, ये सबसे हम पहले जानेंगे साथियों। तो शुरुआत कर लो, हेडिंग डाल लो किसकी, दक्षिणी पूर्वी पठारी, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। देखो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग की बात करें कि भाई इसका निर्माण कब हुआ था, तो इसका निर्माण हुआ था क्रिटेशियस युग के अंत में हुआ था। कब हुआ था, क्रिटेशियस युग के अंत में हुआ। अगर हम एरा की बात करें कि भाई कौन सा एरा था, तो एरा कौन सा था, मीसोजोइक एरा था। कौन सा एरा था, मीसोजोइक एरा था। अगर हम बात करेंगे ये किसका विस्तार है, तो ये विस्तार किसका है, ये विस्तार है जो मालवा का पठार है, जो एमपी का, उसका क्या है, ये विस्तार है। ये किसका भाग है, ये गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका भाग है, ये गोंडवाना लैंड का भाग है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर कौन सी चट्टानें पाई जाती है, चट्टानें कौन सी पाई जाती है, बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है। यहाँ पर कौन सी चट्टानें, बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर मृदा कौन सी पाई जाती है, काली, जिसे हम रेगूर कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, वर्टी सोल कहते हैं। तो कौन सी मृदा पाई जाती है, यहाँ पर काली मृदा पाई जाती है। तो लिखो सबसे पहले क्या लिखना है, निर्माण, निर्माण किसका भाग यही है, भाग कौन सी रॉक्स पाई जाती है, रॉक्स मतलब चट्टानें, कौन सी मृदा पाई जाती है, मृदा पाई जाती है। भाग ये विस्तार किसका, ये हम बाद में लिखेंगे। देखो इसका निर्माण कब हुआ था, क्रिटेशियस युग के अंत में, शुरुआत में नहीं हुआ था। कब हुआ था, अंत में हुआ था। कब हुआ था, अंत में। और एरा कौन सा था, देखो एरा था मीसोजोइक। कौन सा एरा था, मीसोजोइक एरा में हुआ था। किसमें हुआ था, मीसोजोइक एरा में। अगर हम बात करेंगे ये किसका भाग है, तो यह है गोंडवाना लैंड का भाग। किसका है, गोंडवाना
लैंड का भाग है। किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। और यहाँ पर चट्टाने कौन सी पाई जाती है? यहाँ पे चट्टाने पाई जाती है बेसाल्ट। बेसाल्ट चट्टाने पाई जाती है। मृदा कौन सी पाई जाती है? यहाँ पे काली मृदा पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? काली मृदा पाई जाती है। ठीक है। अगर हम बात करें, एक बार ये लिखो, इसके बाद में अगर हम बात करें कि ये किसका विस्तार है, एक बार यहाँ पे विस्तार भी लिख लो। देखो ये आपको बनाना है, ये यहाँ पे नहीं लिखना, आपको इसके नीचे लिखना है। ठीक है। विस्तार को ऐसे नहीं कि आप पूरे नोट्स की 12 बजा, तो मैं इसलिए लिख रहा हूं कि बोर्ड खाली नहीं रहे। ठीक है। विस्तार, ये विस्तार है मालवा के पठार का। पठार का, ये कहां पर है? मालवा का पठार ये है मध्य प्रदेश में। कहां पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है। लिखो इसको, जल्दी से लिख लो। देखो अगर हम निर्माण की बात करेंगे भाई, दक्षिणी पूर्व पठार का निर्माण कब हुआ था? तो क्रिटेशियस युग के अंत में हुआ था। एरा कौन सा था? कि भाई मीसोजोइक एरा था। कौन सा एरा था? मीसोजोइक एरा था। किसका भाग था? ये गोंडवाना लैंड का भाग है। ये यहाँ पर कौन सी चट्टाने पाई जाएगी? पाई जाती है यहाँ पर बेसाल्ट चट्टाने पाई जाती है। मृदा कौन सी यहाँ पर? काली मृदा है। अगर हम बात करेंगे ये किसका विस्तार है, तो विस्तार है मालवा के पठार का। मालवा का पठार कहां पर है? यह मध्य प्रदेश में है। किसका है? कहां पर है? मध्य प्रदेश में। जल्दी लिखो, एक बार जल्दी से लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। जल्दी लिखो इसको। लिख लिया? याद करना है। देखो याद करो जल्दी से कि इसका निर्माण कब हुआ था? क्रिटेशियस युग के अंत में हुआ था। एरा कौन सा? मीसोजोइक एरा है। किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। कौन सी चट्टाने पाई जाती है? बेसाल्ट चट्टाने पाई जाती है। कौन सी मृदा पाई जाती है? काली मृदा पाई जाती है। किसका विस्तार है? ये मालवा के पठार का विस्तार है। ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। देखो एक बार पूरे के पूरे भौतिक प्रदेश खत्म कर लेते हैं हम, इसके बाद में हम जितने भी भौतिक प्रदेश पढ़े ना, हम पढ़ेंगे ना, हम चारों के चारों भौतिक प्रदेश, इनकी एक ही क्लास में हम इनको क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे इनका पूरे के पूरे भौतिक प्रदेश का, ताकि आपको क्या हो जाएगा? एक क्लास ऐसी भी मिल जाएगी कि भाई आप एक ही क्लास में इनका दोबारा क्या कर सकते हो? रिवीजन कर सकते हो। साथियों देखो, अगर आप राजस्थान के किसी अच्छे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो, RS SI या और पटवार वीडियो, तो आपके लिए राजस्थान ज्योग्राफी सफिशियंट है। आप कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन फिर भी आप पढ़ना चाहे बुक तो पढ़ सकते हो। साथियों बुक पढ़ने के लिए मैं कभी मना नहीं करता, लेकिन ये जो मैं मैटर पढ़ा रहा हूँ पूरा RS का है। साथियों आप मेरे पे आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। अगर राजस्थान के एग्जाम, अभी जो भी एग्जाम जाएगा, चाहे सीटी का जो अभी एग्जाम जाएगा 12th लेवल का, अगर उसमें भी जितना मैंने पढ़ाया है उसमें से एक क्वेश्चन बाहर चल जाए तो बता देना, मैं ये दावा कर सकता हूँ कि जितने मैंने अभी टॉपिक कवर करवाए हैं उसमें से लगभग ज्योग्राफी के क्वेश्चन फिर भी मिल जाएंगे आपको। जो मैंने टॉपिक नहीं पढ़ाया उसकी मैं कह नहीं सकता, लेकिन जितने भी मैंने आपको टॉपिक पढ़ा दिए हैं वो सारे के सारे उसके क्वेश्चन क्या मिलने वाले हैं? आपको एग्जाम के अंदर हूबहू मिलने वाले हैं। तो आपको क्या करना है? मेरे को विश्वास करके नोट्स बनाने हैं अपने, अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से याद करना है। साथियों क्या करना है? अच्छे से याद करना है। अब देखो कि हम बात कर रहे थे कि भाई मरुस्थल में क्या दक्षिण पूर्वी पठार में जनसंख्या कितनी है? क्या जनसंख्या, क्षेत्रफल कितना है दक्षिण पूर्वी पठारी भाग का क्षेत्रफल? और ये कौन से भारत के भौतिक प्रदेश का अप्रत्यक्ष रूप से भाग है? तो वो लाइन भी हम लिख लेंगे। पहले हम बात करते हैं भाई जनसंख्या कितनी है मरुस्थल में। क्या मरुस्थल में क्या दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में, हमने मरुस्थल इतना बढ़ाने के बार मरुस्थल का नाम याद आ रहा है, तो जनसंख्या कितनी है? 11% जनसंख्या कहाँ निवास करती है? अपनी दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में निवास करती है। कहाँ करती है? दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में निवास करती है। अगर क्षेत्रफल की बात करें हम, तो क्षेत्रफल कितना है राजस्थान का? टोटल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में से दक्षिण पूर्वी पठारी भाग का कितना क्षेत्रफल है? 6.89% भाग अपने पास में रखता है। कौन रखता है? दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग रखता है। क्या रखता है? दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग रखता है। जो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है ना, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग भारत के भौतिक
प्रदेश, प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत से अप्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। अब ये कैसे जुड़ा हुआ है प्रत्यक्ष रूप से, ये मैं आपको अभी अच्छे से भारत का डायग्राम बना के समझाऊंगा। पहले ये 3 चीजें लिख लो कि भाई दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में राजस्थान की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, 11% जनसंख्या निवास करती है। और राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में से दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का कितना क्षेत्रफल है, 6.89%, कितना 6.89% भाग है। अगर हम बात करेंगे भाई दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग भारत के कौन से भौतिक प्रदेश से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है, तो किससे जुड़ा हुआ है, प्रायद्वीपीय भारत से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, प्रायद्वीपीय भारत से जुड़ा हुआ है। अभी अपन पूरे भारत का मैप बना के इसको अच्छे से समझेंगे कि वे कैसे जुड़ा हुआ है। अभी आप एक बार इसको लिख लो, 2-3 सेकंड का टाइम है, ये भी लिख लो, उसके नीचे ही लिखना है आपको, ठीक है। लिखो जल्दी से, ये सारी चीजें आपको क्या आनी चाहिए साथियों, समझ में आनी चाहिए। लिख लिया, सारे के सारे नोट्स आपको क्या करने हैं, क्लास में ही प्रिपेयर करने हैं मेरे साथियों। मैं आपको बार बार इसलिए कहता हूं कि आप जब तक लिखोगे नहीं, अपने याद करने की क्षमता क्या होती है, अपने हाथों में भी होती है। कहां पर होती है, देखो 3 चीजें हमारी याद करने में काम आती है। एक तो अपनी जबान हम बोलते हैं, एक हमारे आंखों से हम देखते हैं वो भी याद होती है, कानों से हम सुनते हैं वो भी याद होती है, और हाथों से लिखते हैं हम उससे भी याद होता है। तो हमें चारों चीजों की क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। तो हमेशा क्या कहते हैं लोग कि पढ़ते टाइम क्या हो, आंखें खुली हो, कान क्या हो, खुले हो, मुंह क्या हो, चलता हुआ हो, हाथ से क्या हो, लिखता हुआ रहना चाहिए। लिख लिया, देखो अब देखो कि ये कैसे भाग है किसका, कि भाई अप्रत्यक्ष रूप से कैसे जुड़ा हुआ है। देखो अगर हम बात करते हैं कि ये अपना ठीक है, ये अपने दक्षिणी भारत का क्या है, मैप है, जिसमें देखो ये है अपना प्रायद्वीपीय भारत। क्या है ये, प्रायद्वीपीय भारत। अब इससे कैसे जुड़ा हुआ है, क्या कि अपना जो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है वो कैसे जुड़ा हुआ है, ये आ गया दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, ये आ गया अपना मालवा का पठार, ये आ गया अपना दक्कन का पठार, ये आ गया अपना किसका, कर्नाटक का पठार, ये आ गया अपना किसका, तेलंगाना का पठार, ये आ गया किसका, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। और ये आ गया किसका, दंडकारण्य पठार। क्या आ गया, दंडकारण्य पठार। अब देखो साथियों, आज से पहले आपने राजस्थान ज्योग्राफी इतनी अच्छे से पढ़ी है तो मुझे बता देना। देखो ये क्या आ गया, दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र, इसी को क्या कहते हैं हम, हाड़ौती पठार भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाड़ौती, हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। ये क्या आ गया, मालवा का पठार, मालवा। ये क्या आ गया, दक्कन का पठार, क्या आ गया, दक्कन पठार। ये क्या आ गया, कर्नाटक का पठार, कौन सा टक, कर्नाटक पठार। ये कौन सा आ गया, तेलंगाना, तेलंगाना का पठार, का पठार। ये क्या आ गया, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर का पठार, नागपुर का पठार। ये आ गया दंडकारण्य पठार, दंडकारण्य पठार, ठीक है। आपको पता चल गया कि हमारा जो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है वो प्रायद्वीपीय भारत से कैसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये किससे जुड़ा हुआ है, मालवा के पठार से। और ये किसका विस्तार है, ये मालवा का पठार का ही विस्तार है जो दक्षिण पूर्वी पठारी भाग है। और ये किससे जुड़ा हुआ है, ये दक्कन पठार से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, दक्कन
पठार से जुड़ा हुआ है। ये अपने जितने भी भारत के मुख्य मुख्य पठार है वो मैंने लिखवा दिए। अब एक बार आप इस पूरे के पूरे मानचित्र को बना लो ऐसे के ऐसे। अगर हम उसके बाद में हम बात करेंगे कि भाई प्रायद्वीपीय भारत है क्या, कि भाई प्रायद्वीपीय पठार कहते किसे हैं, ये भी हम बात कर लेंगे। अभी एक बार ये लिख लो पहले, इसके बाद में हम इसकी भी डेफिनेशन लिख लेंगे। लिखो इसको जल्दी से, आगे समझिए। आया समझ में कि दक्षिण पूर्वी पठारी भाग भारत के भौतिक प्रदेश प्रायद्वीपीय भारत से अप्रत्यक्ष रूप से कैसे जुड़ा हुआ है। आगे समझ में। कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों, आरएस लेवल के जो एग्जाम है उसमें इसी प्रकार से घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है कि अप्रत्यक्ष रूप से कैसे जुड़ा हुआ है। तो आपको ये बताना आना चाहिए कि कैसे जुड़ा हुआ है, कि जो दक्षिण पूर्वी पठारी भाग है वो किसका विस्तार है, ये मालवा के पठार का विस्तार है। और मालवा का पठार किससे जुड़ा हुआ है, दक्कन प्लेटू से जुड़ा हुआ है। और दक्कन का जो पठार है वो कहां पर पड़ता है, वो पड़ता है प्रायद्वीपीय भारत में। किस में पड़ता है, प्रायद्वीपीय भारत में। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा सर बार बार प्रायद्वीपीय भारत बोल रहे हो, प्रायद्वीपीय भारत है क्या, कि भाई ऐसी भूमि जो तीनों ओर से किससे गिरी हो, पानी से गिरी हो। किससे गिरी हो, तीनों ओर से पानी से। जो अपना भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है ना वो तीनों ओर से पानी से गिरा हुआ है। अगर हम इसके पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में किससे गिरा हुआ है, अरब सागर से। दक्षिण में किससे गिरा हुआ है, हिंद महासागर से। और अगर हम पूर्व की बात करें तो किससे गिरा हुआ है, बंगाल की खाड़ी से गिरा हुआ। किससे गिरा हुआ, बंगाल की खाड़ी से गिरा हुआ। लिख लो इसको जल्दी से, इसको जल्दी से बनाओ साथियों। ऐसे ही आपको मैप बनाना है, तभी ही आपके काम आएगा, ठीक है। और ऐसे ही ज्योग्राफी को मैप के माध्यम से आप पढ़ोगे तो आपको काम आएगा। मैं पानी पी लेता हूँ जब तक आप जल्दी से बना लो इसको। बना लिया, देखो अब आगे साथियों, अब हम पढ़ेंगे हाड़ौती का जो पठार है इसका वर्गीकरण। हाड़ौती के पठार का मतलब क्या है, दक्षिण पूर्वी पठारी भाग की बात करें इसे ही क्या कहते हैं, हाड़ौती का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं, हाड़ौती का पठार। इसे कितने भागों में बांटा है, दो भागों में बांटा है। कितने भागों में, दो भागों में। देखो कौन से वो दो भाग है। एक तो आ गया विंध्यन कगार, एक आ गया विंध्यन विंध्यन कगार। एक बार पहले इसको मिटाओ और पहले ऐसे लिख लो हाड़ौती के पठार का वर्गीकरण, हेडिंग डालो पहले, तभी अच्छे से समझ में आएगा आपको। हाड़ौती के पठार का वर्गीकरण, अब देखो कितने भागों में बांटा है इसको, दो भागों में बांटा है। कितने में, दो में। देखो कौन से दो भाग है। पहले की बात करें हम तो पहला कौन सा है, पहला है विंध्यन कगार। विंध्यन कगार कौन सा है, विंध्यन कगार। और दूसरा कौन सा है, दक्कन पठार। क्या है, दक्कन पठार। अब देखो विंध्यन कगार में कौन से क्षेत्र आते हैं। देखो पहला क्षेत्र आता है डांग, डांग क्षेत्र। अब डांग क्षेत्र में कौन से राजस्थान के जिले आते हैं। देखो धौलपुर, धौलपुर, करौली, करौली और सवाई माधोपुर। क्या आता है, सवाई माधोपुर आता है। क्या आता है, सवाई माधोपुर आता है। और कौन सा आता है, हाड़ौती क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र। हाड़ौती क्षेत्र में कौन से राजस्थान के जिले आते हैं। देखो कोटा, बूंदी, बूंदी,
बारा और झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। ठीक है। अगर हम दक्कन पठार की बात करें तो दक्कन पठार में देखो कौन सा आता है, एक तो पाथर और ऊपर माल का पठार, ऊपर माल पठार। अब ये कहां कहां तक फैले हुए हैं, देखो ये भीलवाड़ा के बिजोलिया से, कहां से, बिजोलिया से, बिजोलिया, इसको बी की मात्रा छोटी कर लो भाई, ये बिजोलिया लो, बिजोलिया से चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ तक, कहां तक, चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ तक। भैंसरोडगढ़ का निर्माण किसने कराया, रोडासा और भैंसासा व्यापारियों द्वारा करवाया गया, जिसे हम क्या कहते हैं, व्यापारियों द्वारा निर्मित राजस्थान का पहला दुर्ग। ठीक है, लिखो इसको जल्दी से, ये लिखो। इसके बाद में हम बात करते हैं कि भाई विंध्यन कगार को कितने भागों में बांटा है और दक्कन पठार को कितने भागों में बांटा है, इनकी हम बात करेंगे। और उसके बाद में कि भाई इनको कितने भागों में सब डिवीजन में इनको विभाजित किया गया है, वो सारी हम बात करेंगे। अगर हम बात करेंगे भाई विंध्यन कगार में हाड़ौती के पठार का क्या पढ़ रहा है, वर्गीकरण में इसको कितने भागों में बांटा है, दो भागों में। कितने में, दो में। कौन से दो भाग, एक तो विंध्यन कगार और एक दक्कन का पठार। जिसमें अगर हम बात करेंगे भाई विंध्यन कगार में कौन से क्षेत्र आते हैं, तो डांग क्षेत्र में कौन से जिला आते हैं, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। कौन से आते हैं, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। इसके बाद में हाड़ौती क्षेत्र में कौन से जिला आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ आते हैं। कौन से आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। दक्कन पठार में देखो पाथर और ऊपरमाल का क्या आता है, पठार। ये कहां से कहां तक है, ये भीलवाड़ा से बिजोलिया तक है। कहां से, भीलवाड़ा से बिजोलिया तक। अगर हम भीलवाड़ा के बिजोलिया से चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ तक ये फैला हुआ है। देखो इसको जल्दी से, लो मैं हट जाता हूं, जल्दी लिखो लो इनको। फिर इनका ही हम सब डिवीजन करते हैं। ठीक है, फिर इसके नीचे ही आपको लिखना है, ये लिख लो आप। फिर इनके नीचे ही आपको अपने पेज में नोट्स बनाने हैं साथियों, जल्दी लिखो इनको। लिख लिया, जल्दी से लिखो। आज की क्लास में ही हमें दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग को क्या करना है, कंप्लीट करना है। क्या करना है, कंप्लीट करना है। लिख लिया। अब देखो विंध्यन कगार और दक्कन के पठार को और कितने भागों में बांटा है, नीचे देखो। विंध्यन कगार को कितने भागों में बांटा है, तीन भागों में। कितनों में, तीन भागों में। देखो अब तीन भाग कौन से हैं इसके, और इसको कितने भागों में बांटा है, दो भागों में, दक्कन के पठार को। अब देखो इसके कौन से दो भाग है। अगर हम बात करें किसके, विंध्यन कगार की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें क्या आते हैं, पर्वत, नदी निर्मित मैदान, नदी निर्मित मैदान, और क्या आती है, शाहबाद उच्च भूमि आती है। क्या आती है, शाहबाद उच्च भूमि। अगर हम बात करें दक्कन पठार में क्या आता है, एक तो झालावाड़ का पठार, क्या आता है, झालावाड़ का पठार, और क्या आता है, डंग, गंगधर, डंग, गंगधर पठार, डंग, गंगधर पठार। अब देखो कि भाई पर्वत में कौन से पर्वत है, यहां पर देखो इसमें तीन पर्वत श्रृंखलाएं हैं। देखो पहली कौन सी है, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां,
अर्ध चंद्राकार पहाड़ियां पहाड़ियां ये कहाँ पाई जाती है? ये बूंदी में पाई जाती है। कहाँ पर? बूंदी में पाई जाती है। इसकी हाईएस्ट पीक क्या है? देखो, इसकी हाईएस्ट पीक, एचपी का मतलब क्या है? हाईएस्ट पीक। इसकी हाईएस्ट पीक क्या है? 70। क्या है? 70। इसके बाद में हम बात करें दूसरे की, दूसरी कौन सी है यहाँ पर? एक तो अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, एक मुकुंदरा, मुकुंदरा पहाड़ी। ये कहाँ पाई जाती है? ये कोटा झालावाड़ में। कहाँ पर? कोटा और झालावाड़ में। कौन सा वार्ड? झालावाड़। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हाईएस्ट पीक चांदवाड़ी। कौन सी है? चांदवाड़ी। चंदवाड़ी या चांदवाड़ी कुछ भी लिख लो। ये क्या है? इसकी हाईएस्ट पीक। हाईएस्ट पीक मतलब क्या है? सबसे ऊंची चोटी। अब देखो तीसरी कौन सी है? कुंडला की पहाड़ियां। कुंडला की पहाड़ी ये कहां पर है? ये कोटा में है। कहां पर है? कोटा में है। एक बार ये लिख लो। इसके बाद में हम ये नदी निर्मित मैदान पढ़ते हैं और शाहबाद उच्च भूमि पढ़ते हैं, क्योंकि इसके नीचे हम लिख नहीं पाएंगे। एक बार ये लिख लो और इनको हम अलग से लिखाएंगे आपको। ये लिखो, फिर इसको मिटा के इनके नीचे ही इनकी विशेषता लिख देंगे। देखो, अगर हम बात करें कि भाई हाड़ौती के पठार का वर्गीकरण की, तो वर्गीकरण कितने भागों में करा है? 2 भागों में, विंध्यन कगार और दक्कन पठार में करा है। किसमें? विंध्यन कगार और दक्कन पठार में। विंध्यन कगार में कौन से भाग है? देखो, पर्वत, नदी निर्मित मैदान और शाहबाद उच्च भूमि। अगर हम बात करें पर्वत में कौन से पहाड़ियां पाई जाती है यहाँ पे? अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सत्तूर है। कौन सी है? सत्तूर है। जिसके ये कौन से जिले में पाया जाता है? बूंदी में पाया जाता है। याद रखना, सत्तूर कहाँ नहीं पाई जाती है? अरावली में नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि निम्न में से कौन सी पहाड़ी अरावली में नहीं पाई जाती है। ठीक है। अगर हम बात करेंगे भाई और कौन सी पहाड़ी है? मुकुंदरा पहाड़ी है। ये कहां पर पाई जाती है? कोटा और झालावाड़ में। इसकी हाईएस्ट पीक क्या? चांदवाड़ी है। क्या है? चांदवाड़ी। और कौन सी यहाँ पे? कुंडला की पहाड़ियां है। कौन सी? कुंडला की पहाड़ियां। इस ये कौन से जिले में? ये कोटा जिले में स्थित है। किसमें? कोटा। अगर हम बात करें कि भाई दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो चांदवाड़ी है। कौन सी है? चांदवाड़ी है। लिखो जल्दी से। एक बार इसको बनाओ, फिर हम इसके बात करते हैं। इसको भी आप साथ में ही लिख लो। ये झालावाड़ का पठार कहां पर है? झालावाड़ में। झालावाड़ का पठार कहां पर है? झालावाड़ में है। देखो, झालावाड़ में है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर क्या पाई जाती है? काली मृदा पाई जाती है। लिखो इसको जल्दी से। एक बार इसको बना लो, फिर हम आगे बात करते हैं। फिर इनको क्या साथ में बनाएंगे। पहले ये लिखो पर्वत, इसके नीचे ये तीनों बना लो और ये याद करनी है आपको। ठीक है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। लिखो जल्दी से। लिख लिया? याद करो जल्दी से। हाड़ौती के पठार का वर्गीकरण कितने भागों में करा है? 2 भागों में। कौन से भाग में? एक तो विंध्यन कगार और दक्कन पठार में। किसमें करा? दक्कन पठार में। अगर हम विंध्यन कगार की बात करें तो विंध्यन कगार ने में वापस कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में, एक पर्वत और एक नदी निर्मित मैदान और एक शाहबाद उच्च भूमि। अगर हम पर्वत की बात करें तो पर्वत में कौन सी पहाड़ियां? अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, जो कहां पर पाई जाती है? बूंदी में पाई जाती है। जिसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? सत्तूर है। क्या है? सत्तूर है। उसके बाद में कौन सी पहाड़ियां है? मुकुंदरा की पहाड़ियां, जो कहां पाई जाती है? कोटा और झालावाड़ में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? कोटा और झालावाड़ में। जहां की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चंदवाड़ी। कौन सी है? चंदवाड़ी। अगर हम बात करें कि भाई दक्षिण पूर्वी पठारी भाग की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चंदवाड़ी है। अगर हम तीसरे पर्वत की बात करें, पहाड़ी की बात करें, तो कौन सी है? कुंडला की पहाड़ियां। कौन सी है? कुंडला की पहाड़ियां। कहां पाई जाती है? कोटा में पाई जाती है। साथियों लिख लिया होगा। अब देखो, नदी निर्मित मैदान की बात करते हैं। ठीक है, इसके नीचे ही आपको लिखना। पर्वत हमारा समाप्त हो गया। अब नदी निर्मित मैदान देखो। चंबल व उसकी
सहायक नदियों द्वारा निर्मित भाग। ठीक है। शाहबाद उच्च भूमि की बात करें तो ये कहां पर पाई जाती है? शाहबाद उच्च भूमि ये पाई जाती है बारां में। कहाँ पाई जाती है? बारां में। यहाँ पर कौन सी जनजाति पाई जाती है? यहाँ पर सेरिया जनजाति पाई जाती है। क्या कौन सी पाई जाती है? सेरिया जनजाति पाई जाती है। ध्यान रखना, सेरिया जनजाति कहाँ नहीं पाई जाती है? सेरिया जनजाति अरावली में नहीं पाई जाती। कहाँ नहीं पाई जाती? अरावली में नहीं पाई जाती। आप जितनी भी मैंने जो भौतिक प्रदेश की पहले क्लासें ले रखी है ना साथियों, अगर आप नए जुड़े हो तो पुरानी क्लासों को एक बार पूरा लेके आपको क्या बनाने हैं? नोट्स बनाने हैं साथियों, और अच्छे से पढ़ना। मैंने सारे भौतिक प्रदेश बहुत अच्छे से क्लियर करवा रखे हैं। एक एक टॉपिक, एक एक शब्द मैंने आपको समझाया है। आपको कुछ भी आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाने वाला है। सारी चीजें आपको क्या आने वाली है? समझ में आने वाली है। साथियों मेरी एक पता नहीं शुरू से खासियत है कि मैं आप लोगों के भविष्य के साथ में क्या नहीं कर सकता? खिलवाड़ नहीं कर सकता। इसका क्या कारण है कि बहुत सारे लोग क्या कर लेते हैं? क्लास में बातें कर लेते हैं, चलो टाइम पास हो गया, चलो कैसे हो तुम लोग, तुम्हारा नाम ले लिया क्लास में, हाँ बेटा बहुत बढ़िया, ये वो फालतू की बातें करते हैं। साथियों मैं जब पढ़ाता हूं तो मैं 1% भी फालतू की बात नहीं करता हूँ। सीधा आया जो मेरे को पढ़ाना है, मैं अपने काम के प्रति ईमानदार हूं। मैं 100% अपना काम करके और आप लोगों को संतुष्ट करना चाहता हूँ। आप लोगों ने जो हमारा ऊपर जो प्यार और स्नेह बना रखा है वो निरंतर बना रखा है। अगर आप नए जुड़े हैं साथियों तो चैनल को क्या कर दें? सब्सक्राइब जरूर कर दे साथियों। इसमें आपका कोई भी पैसा नहीं लगता, एक भी पैसा नहीं करता है। आपको हमारी निरंतर अपडेट मिलती रहेगी। आप निरंतर क्या करते रहोगे? पढ़ते रहोगे साथियों। ठीक है। हाँ मैं बेशक मानता हूँ कि फ्री की चीजों की क्या नहीं होती? वैल्यू नहीं होती। तो आप लोगों को हमारी वैल्यू नहीं होगी, ये मैं मानता हूँ। लेकिन फिर भी अगर आप हमारे प्रयास को थोड़ी बहुत भी अगर सराहना करते हैं तो चैनल को क्या करते हैं साथियों? सब्सक्राइब जरूर करें। देखो यहाँ पर सेरिया जनजाति पाई जाती है और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? काबा है। हाईएस्ट पीक कौन सी है शाहबाद उच्च भूमि की? काबा। कौन सी है? काबा। अगर हम बात करें कि भाई इसको किस आकार में माना जाता है, ये किस जैसे है? घोड़े की नाल के जैसे। किसके जैसे? घोड़े के नाल के आकार की। किसकी? हॉर्स शू जैसी, घोड़े के नाल के आकार। ठीक है। कौन सी जनजाति पाई जाती है यहाँ पे? सेरिया। और कहां पर है? शाहबाद उच्च भूमि बारां में। हाईएस्ट पीक कौन सी इसकी? काबा। अगर हम बात करें कि झालावाड़ का पठार कहां पे है? झालावाड़। यहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाती है सर्वाधिक? काली मृदा पाई जाती है। काली मृदा यहाँ पे सर्वाधिक पाई जाती है। और जो डंग गंगदर पठार है ये कहाँ पाया जाता है? ये भी झालावाड़ में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? झालावाड़ में पाया जाता है। साथियों बहुत बार एग्जाम में डंग गंगदर पठार के बारे में पूछा जाता है। लिख लिया आप? तो आपने सारी चीजें मैंने बता दी। इसके बाद में हम एक नोट डालेंगे, इसके बाद में हम आगे बात करेंगे। एक बार हम इन पहाड़ियों को समझेंगे कि भाई सबसे ऊंची पहाड़ी दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की कौन सी। साथियों देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी पहाड़ी अरावली में स्थित नहीं है। तो अरावली में कौन सी पहाड़ी स्थित नहीं है? आपको ध्यान रखना, जो दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में पहाड़ियां है ना, कौन सी? एक सत्तुर होगी, चांदवाड़ी होगी, काबा होगी। तो ये तीनों पहाड़ियां कहां पर है? ये दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में है, ना कि ये अरावली में। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ये पहाड़ियां दक्षिण पूर्वी पठारी भाग का है, ना कि अरावली का। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम बात करें कि भाई दक्षिण पूर्वी पठारी भाग की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चांदवाड़ी। अगर हम बात करें कि भाई सेकंड कौन सी है? तो काबा है। अगर थर्ड की कौन सी, अगर हम बात करें थर्ड कौन सी है, तो थर्ड कौन सी है? सत्तुर है साथियों। कौन सी है? सत्तुर है। लिखो इनको जल्दी से, नोट्स बनाओ इनके फटाक से, ज्यादा टाइम मत लेना। और ध्यान रखना, आपसे ये पूछा जाता है कि शाहबाद उच्च भूमि की आकृति कौन सी है? कि घोड़े की नाल जैसी है। कैसी? हॉर्स शू जैसी है। कौन सी है? हॉर्स शू जैसी है। लिखो जल्दी से, लिखो। पानी पीता हूं जब तक मैं, लिख लो। लिखो जल्दी। लिख लिया? साथियों टाइम देने का एक ही उद्देश्य है मेरा कि आप अच्छे से सारी चीजों को कवर कर लो।
अब देखो आगे। नोट डालो। नोट। नोट में देखो, दक्षिणी, पूर्वी, पठारी, भाग की, भाग के सबसे ऊंची चोटियां। सबसे ऊंची क्या? चोटियां। तो अगर हम बात करें कि भाई पहले नंबर पे कौन सी आती है, देखो पहले पे आती है चांदवाड़ी। कौन सी आती है? चांदवाड़ी। चांदवाड़ी कहां पर है? ये है कोटा और झालावाड़ में। कहां पर है ये? कोटा या झालावाड़? झालावाड़ में। कौन सी पहाड़ियों में स्थित है? ये मुकुंदरा की पहाड़ियों में स्थित है। कौन सी में? मुकुंदरा की पहाड़ियों में। किसमें है? मुकुंदरा की पहाड़ियों में। ठीक है। इसके बाद में सेकंड नंबर पर कौन सी है? काबा। कौन सी है? काबा। ये कहां पर है? ये बारां में स्थित है। कहां पर है? बारां में। ये किस में है? शाहबाद उच्च भूमि में। कहां पर है ये? शाहबाद उच्च भूमि में। देखो। और थर्ड, सत्तूर। ये कहां पर है? ये है बूंदी में। कहां पर है? बूंदी। और ये कौन सी पहाड़ियों में स्थित है? अर्धचंद्राकार पहाड़ियों में। अर्ध चंद्राकार पहाड़ियों में। कैसे भी एग्जामिनर अगर घुमा के क्वेश्चन पूछता है तो आप क्या कर लोगे? इसको हल कर लोगे। क्या कर लोगे? हल कर लोगे। लिखो इनको जल्दी से, जल्दी लिखो। ठीक है। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चांदवाड़ी है। कहां पर है? कोटा झालावाड़ में। किन पहाड़ियों में स्थित है? मुकुंदरा झालावाड़ की पहाड़ियों में स्थित है। सेकंड कौन सी है? काबा। वो काबा कहाँ, कौन से जिले में? बारां में। कौन सी भूमि में स्थित है? शाहबाद उच्च भूमि में स्थित है। और सत्तूर। थर्ड कौन सी है? सत्तूर। ये कहाँ, कौन से जिले में है? बूंदी में स्थित है। ये कौन सी पहाड़ियों में? अर्ध चंद्राकार पहाड़ियों में स्थित है। लिखो इनको जल्दी से, इसके बाद में आगे बात करते हैं। लिख लिया? लिखो जल्दी। लिख लिया होगा अब तो। ठीक है। अब देखो खनिज कौन से पाए जाते हैं। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में कौन से खनिज पाए जाते हैं? देखो, एक पाया जाता है लाइम स्टोन। लाइम स्टोन। लाइम स्टोन। लाइम स्टोन को क्या कहते हैं हम? चूना पत्थर। क्या कहते हैं? चूना पत्थर। और क्या पाया जाता है? सैंड स्टोन।
सैंड स्टोन, इससे क्या कहते हैं हम, बलुआ पत्थर। क्या कहते हैं, बलुआ पत्थर। और क्या पाया जाता है, रेड स्टोन, रेड स्टोन, इसे क्या कहते हैं हम, लाल पत्थर, लाल पत्थर। ये कौन से जिले में पाया जाता है, ये पाया जाता है रेड स्टोन धौलपुर में। कहाँ पाया जाता है, धौलपुर में पाया जाता है। अगर हम बात करें पिंक स्टोन की, पिंक स्टोन, पिंक स्टोन कहाँ पाया जाता है, पिंक मतलब गुलाबी, गुलाबी पत्थर, गुलाबी पत्थर कहाँ पाया जाता है, करौली में। कहाँ पाया जाता है, करौली में। और कौन से खनिज है यहाँ पे देखो, कोटा स्टोन, कोटा स्टोन और बूंदी स्टोन, बूंदी स्टोन। ठीक है, अब देखो कौन से खनिज पाए जाते हैं यहाँ पर, खनिज। देखो सबसे पहले हम बात करें लाइमस्टोन, चूना पत्थर यहाँ पर पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में। और क्या पाया जाता है, सैंडस्टोन पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं हम, बलुआ पत्थर कहते हैं। और क्या पाया जाता है, रेड स्टोन पाया जाता है। यह कहाँ पर पाया जाता है, धौलपुर में पाया जाता है। इसके बाद में क्या पाया जाता है, पिंक स्टोन, पिंक स्टोन कहाँ पाया जाता है, करौली में पाया जाता है। और कोटा स्टोन कहाँ पाया जाता है, कोटा में पाया जाता है। और बूंदी स्टोन कहाँ पाया जाता है, बूंदी में पाया जाता है। लाइम स्टोन और सैंड स्टोन कहाँ पाए जाते हैं, पूरे दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में पाए जाते हैं, किसी स्पेशल जिले में नहीं पाए जाते हैं साथियों। इसलिए हमने किसी भी जिले का नाम यहाँ पर नहीं लिखा है। तो ये कौन से खनिज पाए जाते हैं यहाँ पर, लाइम स्टोन, सैंड स्टोन, रेड स्टोन, पिंक स्टोन, कोटा स्टोन और बूंदी स्टोन। लिखो इनको जल्दी से, लिखो। आया समझ में, जल्दी लिख लो। लिख लिया साथियों, आपको लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है सारी चीजों को। ठीक है, बार बार मैं आपको याद करवा रहा हूं तो आपको याद होना चाहिए। देखो लाइम स्टोन, सबसे पहले लाइम स्टोन को हिंदी में क्या कहते हैं, चूना पत्थर। ये कहाँ पाया जाता है, ये पूरे दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में पाया जाता है। सैंड स्टोन, जिसे क्या कहते हैं हम, बलुआ पत्थर कहते हैं, यह कहाँ पाया जाता है, पूरे दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में पाया जाता है। रेड स्टोन, लाल पत्थर, ये कहाँ पाया जाता है स्पेशल, ये धौलपुर में पाया जाता है। पिंक स्टोन, ये कहाँ पाया जाता है, करौली में पाया जाता है। पिंक स्टोन, पिंक का मतलब समझता हो ना, गुलाबी। कोटा स्टोन कोटा में, बूंदी स्टोन बूंदी में। लिख लिया होगा अब तो, जल्दी से लिख लो। लिख लो जल्दी से, लिखो जल्दी। लिख लिया, अब देखो कि अरावली में कौन सी वनस्पति पाई जाती है, वर्षा कितनी होती है, मृदा कौन सी पाई जाती है, जलवायु कौन सी है, कौन सी जनजाति पाई जाती है, ये सारी चीजें हम बात करते हैं। देखो सबसे पहले वनस्पति, कौन सी वनस्पति पाई जाती है यहाँ पर, वर्षा कितनी होती है, वर्षा, जलवायु, जलवायु कौन सी है यहाँ पर, जनजाति, जनजाति और मृदा, मृदा। अब देखो आपको जिस प्रकार से मैं नोट्स बनवा रहा हूँ साथियों, उसी प्रकार से बनाने हैं, इसमें से कुछ भी बाहर नहीं जाएगी। देखो वनस्पति कौन सी पाई जाती है यहाँ पर, शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं, शुष्क सागवान, सागवान। ठीक है, एक सेकेंड। अगर वर्षा की बात करें तो यहाँ पर वर्षा कितनी होती है, 80 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। क्या होती है, 80 सेंटीमीटर से ज्यादा। ये चिन्ह का मतलब क्या है, 80 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। और जलवायु कौन सी है यहाँ पर, अति आर्द्र है। कौन सी है जलवायु, अति आर्द्र,
अति आर्द्र मतलब क्या है, AW। अति आर्द्र जनजाति कौन सी पाई जाती है, यहाँ पर सहरिया जनजाति पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है, सहरिया, सहरिया जनजाति पाई जाती है। मृदा कौन सी है यहाँ पर, देखो काली, काली को क्या कहते हैं हम, रेगूर, रेगूर। इसी को क्या कहते हैं, कपासी, कपासी। इसी को क्या कहते हैं, वर्टिसोल, क्या कहते हैं, वर्टिसोल। ठीक है, अब देखो याद करो जल्दी से, वनस्पति कौन सी पाई जाती है, शुष्क सागवान वनस्पति पाई जाती है, शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, शुष्क सागवान। वर्षा कितनी होती है, 80 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। जलवायु कौन सी है यहाँ पर, अति आर्द्र जलवायु। कौन सी है, अति आर्द्र है। जनजाति कौन सी है, सहरिया जनजाति है। मृदा कौन सी है, काली, रेगूर। मतलब मृदा को कौन से नामों से जाना जाता है, देखो काली है, जिसे क्या कहते हैं, रेगूर, कपासी और वर्टिसोल कहते हैं। देखो शुष्क सागवान वन कौन से कहाँ पाए जाते हैं, एक तो कोटा में, और हम बात करें 12 में क्या पाए जाते हैं, सर्वाधिक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, सर्वाधिक, सर्वाधिक। शुष्क सागवान वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, 12 में पाए जाते हैं। लिखो इसको जल्दी से, जल्दी लिख लो। याद करो जल्दी से। वनस्पति कौन सी पाई जाती है, यहाँ पर शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। वर्षा 80 सेंटीमीटर से ज्यादा। जलवायु अति आर्द्र वन। जनजाति कौन सी पाई जाती है, सहरिया जनजाति। मृदा कौन सी है, यहाँ पर काली मृदा है, जिसे और किस किस नामों से जाना जाता है, रेगूर, कपासी और वर्टिसोल नाम से जाना जाता है। शुष्क सागवान वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कोटा, 12 में। 12 में क्या है, ये सर्वाधिक पाए जाते हैं। लिखो जल्दी से। इसके बाद में हम पूरे दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग को पूरा रिवीजन करते हैं। यह हमारा दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग क्या हो गया, समाप्त हो गया। एक बार मैं आपको पूरा ब्रीफ में वापस इसका इंट्रो दे दूंगा, वापस आपको याद करवा दूंगा। ठीक है, लिख लो इसको जल्दी से। इसके बाद में हम शुरुआत किसकी करेंगे, पूर्वी मैदानी भाग की शुरुआत करेंगे। किसकी, पूर्वी मैदानी भाग की। लिखो जल्दी। मजा तो आ रहा है ना, ऐसा तो नहीं बोर बोर लग रहे हो साथियों। देखो पढ़ना है तो पढ़ने के लिए आपको मजा आना जरूरी है। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे खड़ा होके यार अपना गला फाड़ रहा हूँ, आपको जब कुछ मजा ही नहीं आ रहा तो क्या मतलब है पढ़ाने का। देखो पढ़ाने का मजा जब आता है जब अगला वाला पढ़ने वाला क्या हो, संतुष्ट हो। अभी मैंने आपको दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग पढ़ाया, आपको दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग समझ में आया अच्छे से। देखो अगर हमने शुरुआत में बात करी थी दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग की कि इसका निर्माण कब हुआ था, अब अच्छे से कान में ईयरफोन डाल के आंखें बंद करो अपनी। सबसे पहले आंखें बंद कर लो, आंखें बंद कर ली। अब याद करो, देखो निर्माण कब हुआ था इसका, क्रिटेशियस युग के अंत में हुआ था। किसमें, क्रिटेशियस युग के अंत में हुआ था। कौन से एरा में हुआ था, मिसोजोइक एरा में हुआ था। किसमें हुआ था, मिसोजोइक एरा में। ये किसका भाग है, ये गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका भाग है, ये गोंडवाना लैंड का भाग है। ये किसका विस्तार है, ये मालवा के पठार का विस्तार है। किसका विस्तार है, मालवा का पठार का विस्तार है। यहाँ पर कौन सी चट्टानें पाई जाती है, यहाँ पर बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है, बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है। यहाँ पर मृदा कौन सी पाई जाती है, काली मृदा पाई जाती है, जिसके और अन्य क्या क्या नाम है, देखो रेगूर, कपासी, वर्टिसोल। क्या क्या नाम है, रेगूर, कपासी और वर्टिसोल। यहाँ पर जनसंख्या कितनी पाई जाती है, राजस्थान की कुल जनसंख्या में से 11% जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में पाई जाती है। यहाँ पर क्षेत्रफल कितना है कुल राजस्थान के क्षेत्रफल में से 6.89% यहाँ पर पाया जाता है क्षेत्रफल राजस्थान का। अगर हम बात करें कि भाई दक्षिण पूर्वी पठारी भाग है, इसे और किस नाम से जानते हैं, हाड़ौती के पठार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह कहाँ का पाया जाता है, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, यहाँ पर यह ज्यादा फैला हुआ है राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में। अगर हम बात करें कि भाई हाड़ौती के पठार का वर्गीकरण कितने भागों में करा है, हमने 2 भागों में करा है, एक तो विंध्यन कगार में करा है और एक दक्कन के पठार में करा है। अगर हम बात करें कि भाई विंध्यन कगार में कौन से क्षेत्र शामिल है, एक तो डांग क्षेत्र, डांग में कौन से है कि करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर। और कौन सा है, हाड़ौती क्षेत्र, हाड़ौती में कौन से आते हैं, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। अगर हम बात करें कि दक्कन पठार किसे, दक्कन के पठार में कौन से भाग आते हैं, एक तो पत्थर और ऊपरमाल का पठार। ऊपरमाल का पठार कहाँ से कहाँ तक है कि भीलवाड़ा के बिजोलिया से लेकर चित्तौड़गढ़ के बेसरोडगढ़ तक है। अगर हम बात करें कि भाई विंध्यन कगार को और कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में, एक तो पर्वत, एक नदी निर्मित मैदानी भाग और दूसरा साबाद उच्च भूमि। अगर हम पर्वत की बात करें कि भाई पर्वत कौन से हैं, यहाँ पर अर्धचंद्राकार पहाड़ियां,
अर्धचंद्राकार पहाड़ियां कहाँ पाई जाती है कि बूंदी में पाई जाती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसकी सबसे ऊंची चोटी है सत्तूर। क्या है? सत्तूर। दूसरी कौन सी है? मुकुंदरा की पहाड़ियां। कौन सी है? मुकुंदरा की पहाड़ियां कहाँ पाई जाती है? कोटा और झालावाड़ में। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चांदवाड़ी है। कौन सी है? चांदवाड़ी है। इसके बाद में हमने बात करी तीसरी पहाड़ी कौन सी है? कुंडला की पहाड़ी। कौन सी है? कुंडला की पहाड़ी है। कहाँ पाई जाती है? ये कोटा में पाई जाती है। इसके बाद में हम नदी निर्मित मैदानी भाग की बात करें कि भाई नदी निर्मित मैदानी भाग है वो कौन सी नदी द्वारा निर्मित है कि ये चंबल और चंबल की सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदानी भाग है। शाहबाद उच्च भूमि के बारे में बात करें। शाहबाद उच्च भूमि कहाँ पर स्थित है कि बारां में स्थित है। इसे किस नाम से जाना जाता है कि इसे घोड़े की नाल की आकृति के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कौन सी जनजाति पाई जाती है? सेरिया जनजाति पाई जाती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? काबा इसकी सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद में हमने दक्कन पठार को कितने भागों में बांटा था? दो भागों में। एक तो हाड़ौती, एक तो झालावाड़ का पठार और एक डंग गंगदर प्रदेश, डंग गंगदर पठार के बारे में। झालावाड़ के पठार की मुख्य विशेषता क्या है? यहाँ पर काली मृदा क्या पाई जाती है? सर्वाधिक पाई जाती है। और डंग गंगदर प्रदेश पठार कहाँ पर है? झालावाड़ में स्थित है। कहाँ पर है? झालावाड़ में स्थित है। फिर हमने बात करी थी कि भाई दक्षिण पूर्वी पठारी भाग है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हमने बात करी थी चांदवाड़ी। चांदवाड़ी कहाँ पर स्थित है कि भाई मुकुंदरा की पहाड़ियों में स्थित है। सेकंड कौन सी है? काबा से। काबा कहाँ पर है? शाहबाद उच्च भूमि में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? शाहबाद उच्च भूमि में स्थित है। इसके बाद में हमने बात करी थी सत्तूर। सत्तूर कहाँ पर है? अर्धचंद्राकार पहाड़ियों में स्थित है। इसके बाद में हमने बात करी थी कि भाई दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में कौन से खनिज पाए जाते हैं। हमने सबसे पहले बात करी थी लाइमस्टोन के बारे में। लाइमस्टोन को क्या कहते हैं? हम चूना पत्थर कहते हैं। क्या कहते हैं? चूना पत्थर कहते हैं। कहाँ पाया जाता है? पूरे दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में पाया जाता है। इसके बाद में हमने बात करी थी सैंड स्टोन के बारे में। किसके बारे में? सैंड स्टोन के बारे में। सैंड स्टोन कहाँ पाया जाता है? यह भी पूरे दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में पाया जाता है। इसे क्या कहते हैं? बलुआ पत्थर कहते हैं। क्या कहते हैं? बलुआ पत्थर कहते हैं। इसके बाद में हमने बात करी थी रेड स्टोन के बारे में। किसके बारे में? रेड स्टोन। रेड स्टोन को क्या कहते हैं हिंदी में? लाल पत्थर। क्या कहते हैं? लाल पत्थर। लाल पत्थर कहाँ पाया जाता है? धौलपुर में पाया जाता है। मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? धौलपुर में पाया जाता है। इसके बाद में बात करी थी हमने पिंक स्टोन के बारे में। किसके बारे में बात करी थी? पिंक स्टोन के बारे में। पिंक स्टोन कहाँ पाया जाता है? यह करौली में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? करौली में। इसके बाद में कोटा स्टोन कहाँ पाया जाता है? कोटा में। और बूंदी स्टोन कहाँ पाया जाता है? बूंदी में पाया जाता है। इसके बाद में हमने बात करी थी कि भाई अरावली में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? तो अरावली में शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। कौन से? शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। कि शुष्क सागवान वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? कोटा और बारां में। कोटा और बारां में। और सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? बारां में पाए जाते हैं। इसके बाद में हमने बात करी थी कि भाई जनसंख्या कितनी है यहाँ पर? जनसंख्या कितनी है? 11%। इसके बाद में बात करी थी हमने वर्षा। वर्षा कितनी है यहाँ पर? 80 सेंटीमीटर से ज्यादा यहाँ पर वर्षा होती है। और यहाँ पर जलवायु कौन सी है? अति आर्द्र जलवायु। कौन सी? अति आर्द्र जलवायु है। यहाँ पर मृदा कौन सी है? काली मृदा पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? काली मृदा। काली मृदा को और क्या क्या कहते हैं हम? कपासी, रेगुर और वर्टिसोल नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? कपासी, वर्टिसोल, रेगुर नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जनजाति कौन सी पाई जाती है? सेरिया जनजाति पाई जाती है। साथियों क्या पाई जाती है? सेरिया जनजाति। आशा करता हूँ कि आपको मैंने 5 मिनट में क्या रिवीजन करवा दिया है? पूरा का पूरा दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग रिवीजन करवा दिया है। आपको समझ में आया होगा अच्छे से। कोई भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आती, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो, तो आप किस कहाँ पर आप पूछ सकते हो? आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हो। आप क्लास में आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है। आपके मन में जो भी जिज्ञासा है, किसी भी प्रकार के आपके मन में क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे आपके वो मन में कैसे भी क्वेश्चन हो, चाहे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, चाहे ज्योग्राफी से रिलेटेड हो, कि आपको कौन से क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे या मैं जो समझा रहा हूँ इसमें से कौन सा पार्ट आपको समझ में नहीं आया, वो आप कमेंट कर दो। मैं आपको वापस दोबारा समझाऊंगा उसको। आपको देखो थार का मरुस्थल मैंने विस्तृत तौर पर आपको समझाया। एक भी चीज मैंने मेरे हिसाब से वहां पर कोई भी बाकी नहीं रखी। और मैंने अरावली पूरी विस्तृत तौर पर पढ़ाई आपको, पूरी की पूरी आर एस के जो मैंने पढ़े ना साथियों, मैंने जो अपने नोट्स बनाए हैं 4-5 किताबों से पढ़कर, वो मैंने आपको एज ए टीच पढ़ाए। आपको पता है एक टीचर भी क्या करता है? आपको पढ़कर ही पढ़ाता है। क्योंकि जितना भी मैंने पढ़ा है उसमें से मैंने आपको सारा का सारा पढ़ा दिया है साथियों। और आज मैंने आपको क्या कंप्लीट करवा दिया? दक्षिण पूर्वी पठारी भाग कंप्लीट करवा दिया है। तो आपके मन में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना साथियों, क्या आपको किसी भी रिलेटेड के भाई सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपको किसी भी और किसी चीज से रिलेटेड, देखो साथियों रीजनिंग कंप्लीट हो चुकी है हमारी चैनल के ऊपर। रीजनिंग आप अच्छे से पढ़ सकते हो। हिस्ट्री लगभग हिस्ट्री में मेवाड़ का इतिहास खत्म हो चुका है। और
मेवाड़ का कंप्लीट हो गया, चौहान कंप्लीट हो गया और मारवाड़ शुरू हो गया। क्या हो गया? मारवाड़ शुरू हो गया। और आज से आर्ट एंड कल्चर की क्लासें भी शुरू हो गई है, मैथ्स की शुरू हो गई है और ज्योग्राफी में पढ़ा रहा हूँ। और आपको पता है कि हमने क्या पढ़ ली है? इंडियन पॉलिटी लगभग लगभग पढ़ ली है। इसमें हमें मुख्य मुख्य टॉपिक अभी बाकी है, जो इंडियन पॉलिटी के भी हम मुख्य टॉपिक बहुत जल्दी करवा करवा देंगे आपको। उसके बाद में हम राजस्थान जो पॉलिटी के भी क्वेश्चन आपको, राजस्थान पॉलिटी आपको पूरी की पूरी आरएस लेवल की मैं करवा दूंगा यहाँ पर। तो अभी ये बताओ कि आपको कौन सी चीजें समझ में आई है, तो कमेंट करो आप और मुझे बताओ, फिर मैं आपको कमेंट का रिप्लाई दूंगा, आपको हर एक चीज समझाऊंगा। अगर नहीं हुआ तो मैं आपको अलग से सेशन लाऊंगा साथियों। तो ये याद कर लिया आपने। देखो वनस्पति कौन सी पाई जाती है? यहाँ पे शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। वर्षा कितने सेंटीमीटर होती है? 80 सेंटीमीटर से ज्यादा। जलवायु कौन सी यहाँ पे? अति आर्द्र जलवायु है। जनजाति कौन सी पाई जाती है यहाँ पर? शहरिया जनजाति पाई जाती है। मृदा कौन सी है? काली और रेगुड़, कपासी और वर्टिसोल। एक सेकंड साथियों, ठीक है साथियों, आज की क्लास में बस हम इतना ही करेंगे। आगे के लिए आप अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ में सुरक्षित महसूस करें। साथियों जय हिंद। अगर आप नए हैं तो आप पहले की क्लास से जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो पुराने जुड़ चुके हैं वो वीडियो को लाइक करे बिना ना जाए। साथियों जय हिंद।